नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ नंबरों या ग्राफ की नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों की कहानी है। ये कहानी है भारतीय अर्थव्यवस्था की। कैसे एक देश ने एक योजनाबद्ध शुरुआत से लेकर आज दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने तक का सफर तय किया। ये सफर वाकई में कमाल का रहा है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? एक देश जो कभी लाइसेंस राज और तरह तरह के कंट्रोल में फंसा हुआ था, वो आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक कैसे बन गया? ये एक बहुत बड़ी पहेली जैसा लगता है। तो चलिए आज इसके एक एक टुकड़े को जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से। साल 1947। भारत अभी अभी आजाद हुआ है और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। सोचिए उस वक्त के नेताओं के सामने कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा कि देश की इकोनॉमी को आखिर किस रास्ते पर ले जाया जाए, देश की आर्थिक तकदीर कैसे लिखी जाए। और यहीं से हमारी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है। तो भारत ने ना एक बीच का रास्ता चुना, एक बिल्कुल अनोखा रास्ता। न तो हम पूरी तरह से अमेरिका के कैपिटलिज्म की तरफ गए और न ही सोवियत यूनियन के सोशलिज्म की तरफ। इसे ऐसे समझ सकते हैं मानो एक ऐसी गाड़ी बनाई गई जिसमें स्टीयरिंग तो सरकार के हाथ में था, पर प्राइवेट कंपनियों को भी साथ वाली सीट पर बैठकर सफर करने की इजाजत थी। और बस इसी मॉडल को नाम दिया गया मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, तो शुरुआती कई दशकों तक देश की इकोनॉमी को एक गाइडबुक के हिसाब से चलाया गया और इस गाइडबुक का नाम था पंचवर्षीय योजनाएं, मतलब 5 ईयर प्लान्स। जैसे जो पहली योजना थी उसका पूरा फोकस खेती किसानी पर था। फिर दूसरी योजना आई तो फोकस शिफ्ट होकर भारी उद्योगों मतलब हैवी इंडस्ट्रीज पर चला गया। और यह सिलसिला ना दशकों तक चलता रहा, जब तक कि 1991 में कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट नहीं आया। और फिर 2015 में तो नीति आयोग के आने के साथ प्लानिंग का ये पूरा तरीका ही बदल गया। अब देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी हो वो कुछ पिलर्स पर खड़ी होती है। भारत के मामले में ये 3 बड़े पिलर्स हैं। पहला है एग्रीकल्चर, मतलब हमारी खेती किसानी। दूसरा है इंडस्ट्री, यानी हमारे सारे कारखाने। और तीसरा है सर्विसेज, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स से लेकर आईटी प्रोफेशनल्स तक सब आते हैं। चलिए जरा देखते हैं कि इन तीनों की कहानी वक्त के साथ कैसे बदली। अगर हम आज़ादी के ठीक बाद के दौर को देखें तो भारत की तस्वीर कुछ ऐसी थी। देश के अर्थव्यवस्था का जो दिल था ना, वो सचमुच गांवों में धड़कता था। मतलब जीडीपी का 50% से भी ज्यादा हिस्सा, करीब करीब 55%, सिर्फ और सिर्फ खेती से आता था। देश की ज्यादातर आबादी किसानी करती थी। उस दौर में भारत वाकई एक कृषि प्रधान देश था। और अब जरा आज के भारत को देखिए। अरे वाह, तस्वीर तो 180 डिग्री घूम गई है। एग्रीकल्चर का हिस्सा जो कभी 55% था, वो अब सिर्फ 17% के आसपास है। और असली हीरो बनकर कौन उभरा है? सर्विस सेक्टर, मतलब आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म, ये सब मिलकर आज इकोनॉमी में 57% का योगदान दे रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये अपने आप में भारत की पूरी ग्रोथ स्टोरी है। देखिए, हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तो आता ही है। भारतीय इकोनॉमी की कहानी में वो टर्निंग पॉइंट था साल 1991। एक ऐसा साल जब देश लगभग दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी संकट की राख से एक बिल्कुल नई आर्थिक क्रांति ने जन्म लिया। इसे ऐसे समझिए कि देश की तिजोरी बिल्कुल खाली हो गई थी। हमारे पास इतने भी फॉरेन रिजर्व नहीं बचे थे कि हम बाहर से पेट्रोल जैसा जरूरी सामान भी खरीद सके। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। सोचिए कितना मुश्किल दौर रहा होगा वो। तो इस बड़े संकट से निकलने के लिए सरकार ने 3 बहुत बड़े कदम उठाए, जिन्हें हम आज एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। एल मतलब लिबरलाइजेशन, यानी लाइसेंस राज खत्म करो, व्यापार के नियम आसान बनाओ। पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, यानी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर को बेचो। और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, यानी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दो, इन्वेस्टमेंट आने दो। बस इन 3 कदमों ने भारत की आर्थिक कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो 1991 के बाद एक बिल्कुल नए भारत का जन्म हुआ। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि आज के भारत का ये जो इकोनॉमिक इंजन है, ये चलता कैसे है। आखिर कौन सी वो पॉलिसीज हैं, कौन से वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस इंजन का एक बहुत जरूरी पुर्जा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई। आरबीआई को आप इकोनॉमी का ट्रैफिक पुलिसमैन मान सकते हैं। उसका काम है ये देखना कि बाजार में पैसों का फ्लो ठीक रहे, न बहुत ज्यादा न बहुत कम,
ताकि महंगाई कंट्रोल में रहे और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम स्मूथली चलता रहे। अच्छा, अब बात करते हैं टैक्स की। वही पैसा जिससे देश का सारा कामकाज चलता है। ये मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सीधा सरकार को दिया जाता है, जैसे इनकम टैक्स जो हमारी कमाई पर लगता है। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, ये हम तब देते हैं जब कोई सामान खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, जैसे एक बिस्किट का पैकेट खरीदने पर भी हम टैक्स देते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। कई सालों तक ना भारत में टैक्स का सिस्टम एक बहुत ही उलझे हुए जाल जैसा था। हर राज्य के अपने अलग टैक्स, केंद्र के अलग टैक्स, बहुत कंफ्यूजन था। इसी जाल को सुलझाने के लिए लाया गया जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका एक ही मकसद था, वन नेशन वन टैक्स, ताकि पूरे देश में बिजनेस करना आसान हो सके। और आज के दौर में तो हम सब एक और बहुत बड़ी क्रांति देख रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स की क्रांति। सोचिए जरा, कुछ साल पहले तक हर चीज के लिए कैश लेकर घूमना पड़ता था, और आज यूपीआई, क्यूआर कोड, इन्होंने तो सब कुछ बदल कर रख दिया है। अब चाहे चाय की टपरी हो या बड़ा शॉपिंग मॉल, पेमेंट बस एक क्लिक में हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस क्रांति ने करोड़ों लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। तो हमने अतीत से लेकर आज तक का सफर तो देख लिया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता कैसा है। भविष्य में हमारे सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं और कौन से बड़े मौके हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इतनी तेज ग्रोथ के बावजूद सच्चाई ये भी है कि आज भी देश में गरीबी और बेरोजगारी बड़ी समस्याएं हैं। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई भी एक बड़ी चिंता का विषय है। और इन सबके साथ साथ क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण को बचाने की चुनौती तो है ही, जिससे हमें एक सस्टेनेबल भविष्य बनाना है। अब इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए मौजूदा पॉलिसी का एक बड़ा फोकस है आत्मनिर्भर भारत पर। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया से खुद को अलग कर लेना है। नहीं, इसका मकसद है भारत को अपनी ज़रूरतों के लिए और ज़्यादा काबिल बनाना, ताकि हम दुनिया के लिए एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर सकें। तो इस चर्चा को हम एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। आने वाले 25 सालों में भारत की इकोनॉमी का सबसे बड़ा ड्राइवर क्या होगा? क्या वो हमारी युवा आबादी होगी, या फिर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, या कुछ और ही होगा? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, भारत की आर्थिक कहानी का अगला चैप्टर और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है।